नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राज्यसभा की 56 सीटों का रण बेहद रोचक स्थिति में पहुंच गया है और अब नामांकन एक तरीके से अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। नामांकन लगभग ज़्यादातर उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा जाने का निर्णय लिया। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और इसके अलावा अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के बड़े नेता, जिनके पिता भी एसबी चव्हाण मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे इस देश के, अशोक चव्हाण 2 दिन पहले बीजेपी से नाता जोड़ते हैं और अब महाराष्ट्र से राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से उम्मीदवार बने हैं। इन सबका लगभग जाना तय हो गया है। कांग्रेस और सपा का दावा है कि हम सब एक हैं। बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से बीजेपी क्षेत्रीयता, जातीय संतुलन साध कर 2024 का लोकसभा चुनाव जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके जरिए क्या कोई संदेश देना चाहती है उन जातियों में, उन कुनबों में? ये बड़ा सवाल है। और इसके उलट अगर देखें, कांग्रेस या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो ज़्यादातर उन्हीं चेहरों पर दांव लगा रहे हैं जो चेहरे या तो उनके जेबी चेहरे हैं, शीर्ष नेता के दोस्त हैं, पिताजी के मित्र हैं, सहपाठी हैं, या फिर वही लोग हैं। और ख़ासतौर पर कांग्रेस के लिए हम ये एक आकलन मेरे दिमाग में आया कि ज़्यादातर वही लोग हैं जो वर्षों से 4-4, 5-5 बार से लोकसभा, राज्यसभा, यही लोग पार्टी में मलाई काटते रहे और बाद में अशोक चव्हाण जैसे लोग, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जितिन प्रसाद जैसे लोग, सारी सुविधाएं और मलाई काटने के बाद जब पार्टी संकट में आई तो ये चलते बने। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों पर एक बार फिर दांव लगा रही है? क्या मॉडर्न इलेक्शन डायनामिक्स कांग्रेस अब तक नहीं समझ पाई है? फिलहाल जो राज्यसभा का चुनाव, जो उम्मीदवारों का चयन है, अगर एक आध को छोड़ दें तो विपक्ष की कमोबेश यही स्थिति है। जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के जरिए भी इस देश के सबसे बड़े मतदाता समूह ओबीसी को एक संदेश और संकेत दे दिया है। लेकिन आज मंथन में चर्चा इस बात की कि ये राज्यसभा के उम्मीदवार क्या 24 का इनमें कोई गुणागणित है? क्या ये राज्यसभा के जो उम्मीदवारी है, क्या 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को क्या कोई असर डालने वाली है? ये बड़ा सवाल। राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो एक तरीके से एक ताना बाना होते हैं, एक संदेश और संकेत देने का, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से वो संदेश और संकेत दिया है। अगर देखिए, एक वक्त लगा कि आरपीएन सिंह जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कुशीनगर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राहुल गांधी की टीम के सदस्य थे, क्या उनको बर्फ में लगा दिया बीजेपी ने? बहुत सारे लोग यही मान रहे थे, लेकिन नहीं जी नहीं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसी तरीके से चौधरी तेजवीर, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत, ये 4 ऐसे नाम हैं जो 7 यूपी से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार है उसमें 4 ऐसे नाम हैं जो ओबीसी हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण चेहरा प्रवक्ता, साधना सिंह अगली बिरादरी से, और नवीन जैन 1980 से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। पीएनसी नाम की कंपनी इस देश में जो सड़कों पुलों का ठेका लेती है उसके सर्वे सर्वा हैं।
आगरा के सभासद से लेके डिप्टी मेयर और मेयर तक वो रहे हैं पिछली बार, और इस बार वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो भाजपा का जो ताना बाना है वो बड़ा जबरदस्त है। इसके विपरीत अगर देखें उत्तर प्रदेश में ही, तो अखिलेश यादव ने नाराज, अखिलेश यादव लगातार पीडीए का देते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये दावा करते रहे कि पीडीए ही बीजेपी को परास्त करेगा, लेकिन पीडीए का केवल डी उनकी राज्यसभा की सूची में नजर आ रहा है। 3 नाम, डॉक्टर रामजी लाल सुमन, आगरा के पूर्व सांसद, दलित बिरादरी से दलित चेहरा, डॉक्टर सुमन को राज्यसभा भेज रही है, ये डी है दलित, पीडीए का डी। लेकिन पिछड़ा कहां है? दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो जया बच्चन है, 5वीं बार राज्यसभा जा रही हैं। उनका पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या वादा है, मुलायम सिंह से था, अखिलेश यादव से था, वो कौन सा संदेश जया बच्चन के जरिए अखिलेश यादव देना चाहते हैं वो बेहतर समझते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता की समझ में ये बात आ नहीं रही कि भाई जया बच्चन का राज्यसभा भेजा जाना क्या कोई नफे का सौदा है क्या? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेट्स आलोक रंजन, वो अगड़ी बिरादरी से आते हैं, चित्रान समाज से आते हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो पीडीए का पी भी गायब है और ए भी गायब है, ए माने अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव इन दिनों ए का मतलब अगड़ा भी बताने लगे थे, तो उस हिसाब से डी और ए है, लेकिन पी गायब है। इस पी गायब को लेकर बड़ा बवाल मचा है। डॉक्टर पल्लवी पटेल चाह रही थी अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी दल उनका अखिलेश से गठबंधन है, वो नाराज हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव की पार्टी को राज्यसभा में, ये बात उन्होंने कह दी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुछ ऐसा ही उनकी मंशा थी, बिटिया के लिए राज्यसभा या लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, वो भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये गुणागणित है। बिहार में अगर देखें तो मनोज झा एक प्रखर वक्ता प्रवक्ता, निश्चित तौर पर ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, एक अच्छे प्रवक्ता है, राज्यसभा में ऐसी जरूरत होनी, ऐसे नेता की जरूरत है, आरजेडी को भेजा। लेकिन दूसरे जो नेता जा रहे हैं वो संजय यादव हैं। संजय यादव अखिलेश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव के मित्र हैं, उनका सब सोशल मीडिया से लेकर सारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट वो देखते हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में अगर देख लें, सोनिया गांधी के अलावा अजय माकन कर्नाटक से जा रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी एक तरीके से उनको हिमाचल प्रदेश से भेजा जा रहा है, रेणुका चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री उनको तेलंगाना से भेजा जा रहा है, डॉक्टर अनिल कुमार यादव ये भी तेलंगाना से जा रहे हैं, कर्नाटका से जैसा मैंने बताया अजय माकन जा रहे हैं, जीसी चंद्रशेखर जा रहे हैं, डॉक्टर सईद, ये 2 नेता वहाँ के नसीर हुसैन साहब हैं, ये जा रहे हैं। तो कोई रोड मैप कांग्रेस या विपक्षी दलों में इस तरीके का दिख नहीं रहा है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उसके लिए बन रही हैं कि वहां अभी चंद्रकांत को भेज रहे हैं, चंद्रकांत हंदोले जो वहां के नेता हैं, और वो ये एक बात ठीक समझ में आ रही है कि चंद्रकांत स्थानीय नेता हैं। टीएमसी में पत्रकार सागरिका घोष, सुस्मिता देव, नदीमुल हक, बाला ठाकुर को भेजा गया है। बीजेडी देवाशीष महंते, सामंतरे, सुभाशीष खूंटिया, वही सर कांग्रेस का अपना गुणागणित है, वो भी अपने करीबी और नियर और डियर लोगों को भेज रहे हैं। इसी तरीके से अगर पूरी लिस्ट को देखें, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, ये अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, राज्यसभा के मौजूदा एमपी हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लालू यादव की कृपा से पिछली बार भी गए थे, इस बार भी लालू यादव की कृपा से ही ये वहाँ जाने वाले हैं राज्यसभा में। तो इस तरीके का जो गुणागणित है, एक तरफ कृपा पात्र है और एक तरफ चुनावी गणित है, चुनावी सीधे सीधे एक रोड मैप है बीजेपी का, किस तरीके से वो भेज रहे हैं लोगों को। तो राज्यसभा का जो रण है वो अपने आप में एक अलग तरीके का संदेश दे रहा है। एक रिपोर्ट देख लीजिए।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। जयंत को एक हफ्ते भी नहीं हुए कि अब सपा के भीतर ही सियासी घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पल्लवी पटेल ने भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को झटका दे दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने जुझारू उम्मीदवारों को राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी ने किन उम्मीदवारों को कहां से टिकट दिया? राज्यसभा के लिए अभी तक 2 लिस्ट जारी की गई हैं, जिसमें कुल मिलाकर 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने बिहार से 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें धर्मशिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा भांडगे और उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन को टिकट दिया गया है। सोनिया गांधी सेफ मोड में क्यों चली गई? कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार से अखिलेश प्रसाद, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडूरे के नाम पर मुहर लगी है। सोनिया गांधी का लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाना सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए सवालों से भरी खबर है और इस खबर को प्रोसेस करने में कांग्रेस के अलावा राहुल और प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य का भी ख्याल आता है। उत्तर भारत में अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही कांग्रेस पर सोनिया का ये फैसला क्या असर डालेगा? स्वामी ने बयान के जरिए भी अखिलेश को ये संदेश दे दिया है कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। स्वामी की पार्टी से नाराजगी और महासचिव पद से इस्तीफे को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वामी को ये उम्मीद थी कि सपा उन्हें राज्यसभा भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूँ, लेकिन मधान लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। पल्लवी ने अखिलेश पर पीडीए के मूल मंत्र को फॉलो नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि आगे गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये कृष्णा पटेल तय करेंगी। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के लिए जारी लिस्ट में सभी को अपने साथ लाने की जो कवायद थी वो साफ तौर पर झलक रही है। चाहे हाल ही में शामिल हुए महाराष्ट्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान हो या फिर अन्य क्षत्रिय दल, बीजेपी सभी को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर विपक्ष पार्टी सपा को देखें तो पीडीए की बात करने वाली सपा की चुनावी लिस्ट में कहीं भी पीडीए की झलक नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा पुराने उम्मीदवारों को ही राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतारा है, जो सालों से कांग्रेस की जड़ को खोखला करते चले आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के चुनावी रणनीति के आगे विपक्षी दल टिक पाता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में बड़ा दिलचस्प मामला है। विदर्भ, जहां से किसानों की आत्महत्या की खबरें वर्षों से हम सुन रहे हैं। विदर्भ का इलाका, शंकरराव चव्हाण का इलाका, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। उनके पुत्र अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता विदर्भ से आते हैं। स्ट्रांग होल्ड है वहाँ शंकरराव चव्हाण के परिवार का, अशोक चव्हाण का, उनके लोगों का। बीजेपी को लग रहा था कि किसानों की आत्महत्या से को लेकर उस इलाके में उनके पास उस तरीके की चुनावी मशीनरी नहीं है, उस तरीके का नेता नहीं है जो वहाँ उस इलाके में उन्हें अच्छी सीटें दिला पाए, और आनन फानन अशोक चव्हाण को बीजेपी में लाकर राज्यसभा भेज दिया गया। ये भी खबर थी कि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में कुशीनगर चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा भेज दिया गया। वहाँ कोई नया उम्मीदवार, ओबीसी, उनका अलग एक तरीके से गुणागणित और उनका प्रयोग पार्टी करेगी, एक संदेश चला गया। महाराष्ट्र में ही कांग्रेस को छोड़ने वाले मिलिंद देवड़ा, उनके पिता मुरली देवड़ा वर्षों तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, सांसद रहे। मिलिंद देवड़ा ने
शिवसेना शिंदे का दामन थामा और शिवसेना शिंदे ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो एक चारों तरफ एक रणनीति नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष और इंडिया वाले गठबंधन के दल और खासतौर पर जो उनका मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो अपने ही गुणागणित में उलझा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, अखिलेश यादव ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन दोनों पर ये सवाल उठ रहे हैं। अभी हम दरअसल चर्चा कर रहे हैं कि जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के सारथी बन रहे हैं राजनीतिक दलों के लिए और खासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के अलावा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार समय देने के लिए चंदन जी। विजय दुबे साहब हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी धन्यवाद विजय जी, बहुत आभार आपका। मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चंदन जी, लगातार राज्यसभा को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अगर बीजेपी की लिस्ट उठाकर देख लें, आज लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमारे तमाम जो हमारे साथी हैं वो इस बात को आज कह रहे थे कि नहीं, जेपी नड्डा साहब को भेज दिया गया है वहाँ गुजरात से, वो जा रहे हैं राज्यसभा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजना बड़ी खबर नहीं है, वो तो जाएंगे 24 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना है, अगर अध्यक्ष के तौर पर कहा जाए। उनको तो कहीं ना कहीं से भेजा जाना, गुजरात से चले गए। बड़ी खबर यह है कि अशोक चव्हाण जो विदर्भ के मजबूत नेता थे, उनको तोड़कर राज्यसभा भेजा जाना, मिलिंद देवड़ा को शिवसेना के जरिए लेकर आना, और उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में 4 ओबीसी। अब लगातार जो विपक्षी दल और राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी, राहुल गांधी और कांग्रेस की लिस्ट में तो मुझे ओबीसी का प्रतिनिधित्व दिख नहीं रहा। हमको वही लोग दिख रहे हैं जो वर्षों तक कांग्रेस की रोटी खाते रहे और जब जरा सा बुरा वक्त आया तो फिर वो चलते बने, उसकी जड़ों को खोखला करके खाने वाले लोग। चंदन जी, बीजेपी रणनीतिक तौर पे आगे बढ़ रही है। 2024 का चुनाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आम चुनाव वह सहज ढंग से नहीं ले रही है, इसलिए उसकी जितने भी शतरंजी चाल हैं आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में, ये राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव तब घोषणा होगी, उसके बाद से जो विसात हम लोगों को सामने नजर आएंगे, उसमें दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे भाजपा अपनी चाल चलती है। लेकिन आप राज्यसभा को देखिए तो कांग्रेस के जितने सवाल हैं, जितने मुद्दे हैं, उसको इन्होंने अपने हिसाब से धराशायी कर दिया। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में कह रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जितना चिल्लाते हैं भाजपा 2-4 कदम आगे बढ़ जाती है। जैसे आप देख लो, ओबीसी आप चिल्लाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये उम्मीदवारों का चयन, उसके अलावे आपने महाराष्ट्र की बात बहुत महत्वपूर्ण कही। महाराष्ट्र में 2 बड़े जो है स्तंभ को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। अशोक चौहान की पिछले साल भर से चर्चा थी कि वह भाजपा में शामिल होने वाले हैं, तो न सिर्फ शामिल किया बल्कि देखिए 24 घंटा नहीं बीता उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन भी करवा दिया है। मिलिंद देवड़ा जी की भी यही स्थिति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 4 कदम आगे सोचती है, जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ देखने के बाद कांग्रेस को कैसे परास्त करे हर चाल पे, वो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में आना कम से कम 1.5 साल से ज्यादा हो चुका था। ऊपर लोग मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो किनारे लग जाएंगे, आपने कहा भी, चर्चा की आपने अपने इंट्रो में। लेकिन देखिए कि समय पर उन्हें राज्यसभा में भेजकर ओबीसी का एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल दिया वहां पे। जैसे आप देख लो, मेरी स्ट्रेटजी देखो, अब वहां से पडरौना से जहां वहां से चुनाव लड़ेंगे वो उम्मीदवार देंगे, जाहिर है ओबीसी उम्मीदवार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे नए चेहरे या ऐसे चेहरे ला के सामने खड़ा कर रही है जो कांग्रेस और क्योंकि फिर मेरा क्या है, पहले से समाजवादी पार्टी के हर सवालों का ये जवाब सामने आ जा रहा है। तो वही मुझे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है और यह ऐसी रणनीति है जो न सिर्फ राज्यसभा के लिए बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी कील कांटे हैं सब निकाल के
और ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि कांग्रेस के जवाब जो है सामने नजर नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है जी। नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि आज के मंथन का विषय ही है कि राज्यसभा के उम्मीदवार और 24 के सारथी, 2024 के सारथी, हमारा विषय ही आज यही है और मुझे उस पर साफ तौर पर दिख रहा है। नवीन जोशी साहब हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। जोशी साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें, अखिलेश यादव लगातार पीडीए 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 कह रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं कि पीडीए परास्त कर देगा बीजेपी को। जो उनकी लिस्ट आ रही है उसमें केवल डी नजर आ रहा है उनको, पी और ए तो गायब हो गया है और लगातार उनकी पार्टी में ही उठापटक मची है। यही हाल आप देख लीजिए बिहार में कि तेजस्वी यादव, मनोज झा को आप छोड़ दीजिए, एक प्रखर वक्ता हैं, उनका जाना ठीक बात है, लेकिन दूसरे जो जा रहे हैं वो संजय यादव हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं। इसी तरीके से ओवरऑल जितने दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें या तो दोस्त है या पिताजी का दोस्त है या भाई का दोस्त है या कोई पत्नी की सहेली है, इसी टाइप का दृश्य दिख रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो 7 सीटें खाली उत्तर प्रदेश की और उसमें 4 ओबीसी। इसे अगर तुलना की जाए गठबंधन और इसको लेकर तो हम लोग किस तरह इसको देखेंगे? इस बीच एक और जानकारी, सचिन रावत, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नवीन जी, कंटिन्यू करिए। नवीन जोशी, अनम्यूट करिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक उच्च सदन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जब राजनेताओं को भेजा जाएगा, उच्च सदन राजनेताओं के से अतिरिक्त कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए और उन लोगों के लिए होता है जो आपकी विशेषताएं रखते हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। यदि हारे हुए लोगों को, जनता के नकारे हुए लोगों को ही ये न कहन प्रकार राज्यसभा भेजा जाएगा तो उसका जो जिस उद्देश्य से राज्यसभा का चयन किया गया है वो उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो एक बार राजनीतिक दलों को इस पर भी मंथन करना चाहिए। आपका ये जो विषय है, ये आपने जितने नाम मुझे देखे, मैंने जया बच्चन को बार बार क्यों भेजा जा रहा है, उनकी क्या उपयोगिता है, या हम महाराष्ट्र से आए हुए चौहान साहब को इतनी जल्दी बीजेपी में लेकर के और उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, ये सारे यदि पात्र आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति के केवल राजनीति करने के लिए राज्यसभा है या समाज को कुछ देने के लिए, क्योंकि वहां पर उन्हीं लोगों को भेजा जाना चाहिए जो राजनीतिक दलों से इतर सोच रखते हो। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो बड़ा सवाल है ये। सचिन रावत, डॉक्टर जोशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई उच्च सदन तो अलग तरीके से देखता है, सोचता है, लेकिन आपके यहाँ भी वही लोग। चलिए, सोनिया गांधी पर हम सवाल आपसे करेंगे कि सोनिया गांधी का क्या मसला है, वो हम क्योंकि वो क्यों शिफ्ट हुई, बहुत सारे कारण, बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन उच्च सदन में इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने आप में पॉलिटिकल मंशा पूरी करने के लिए क्या उच्च सदन है क्या? अनम्यूट करिए। जी चौहान साहब, देखिए चौहान साहब, जो राज्यसभा जो है सबसे बड़ी संसद है। लोकसभा के बाद कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी संसद होती है वो राज्यसभा होती है। राज्यसभा में जो बौद्धिक स्तर पे जो सक्षम लोग होते हैं, जिनका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड, एक सराउंडिंग होती है, जो पॉलिसीज मेकर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने उसको पूर्णतः तैयार करके उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने की अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अपने अपने स्टेटों में अपनी पॉलिसी प्लानिंग तैयार की है। श्रीमती सोनिया गांधी जी जो राज्यसभा जो राजस्थान से गई हैं, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, हम लोगों के अधिवेशन था, कि अब सोनिया जी कहीं ना कहीं रायबरेली में, क्योंकि अस्वस्थ हैं और सारी चीजें हैं, सब लोग जानते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो एक सिनेरियो के तहत जो होता है लोकसभा राज्यसभा में, दोनों जो सदन होते हैं उसमें अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। हम लोगों की नेता है सोनिया जी, वो राज्यसभा गई हैं और मुझे लगता है कि वो सभी लोगों को आश्वस्त भी होना चाहिए कि वहां राज्यसभा वहां से जीत रही हैं। अंबिका चौधरी जो हम लोगों के यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, जिन्होंने एक सामाजिक स्तर पे और एक पॉलिसी मेकर की भूमिका में महिला सशक्तिकरण के लिए काफी योगदान दिया। और जिस तरह से तेलंगाना से जो अनिल यादव जी आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, जिन्होंने
पूरे तेलंगाना में एक यूथ मूवमेंट तैयार किया था, जिन्होंने तेलंगाना में जो हमारे रेवंत रेड्डी जी की सरकार बनी उसमें उनका अहम योगदान था। उन्होंने तेलंगाना में जो केसीआर का छत्रप था उसको तोड़ने का काम किया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से जो अशोक सिंह जी आते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सबकी जो स्वीकार्यता है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने पॉलिसी मेकर में सबकी योग्यताएं होती हैं और सभी पार्टियां अपने योग्य उम्मीदवारों को ही राज्यसभा भेजती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया है। लेकिन आज की डेट में जो धरातल पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। धरातल पे जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा न्याय मांग रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं हर परिस्थितियां विषम है। उस विषम परिस्थितियों के लिए हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें श्री राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश जो है वो न्याय चाहता है, वो युवा न्याय हो, महिला न्याय हो, भागीदारी न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए न्याय है। तो इस न्याय की पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में जनता के सामने जा रही है और हम आश्वस्त हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सड़कों में भी संघर्ष कर रहे हैं, सदन में भी कर रहे हैं। ठीक बात है। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ओवरऑल हमने बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखी, एक अभी जोशी साहब थे, उन्होंने चर्चा को एक अलग डायमेंशन दिया, मैं उससे भी सहमत हूं, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और वहां ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो वास्तव में एक अलग सोच रखते हों। ये ऐसा प्रिंसिपल था। लेकिन हाल के वर्षों में राज्यसभा का पॉलिटिकल इस्तेमाल लगातार हो रहा है, वहां पर पॉलिटिकल लोग भेजे जा रहे हैं खूब बड़ी तादाद में, और बीजेपी लगातार इस पर काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश की सूची को देखूं तो 4 ओबीसी हैं देश में। अगर बात राहुल गांधी या अन्य लोग करते हैं ओबीसी की, लेकिन लिस्ट में आपकी बहुत सारी दिख रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राज्यसभा का राजनीतिकरण आप लोग खूब अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ऐसा आरोप लगता है। पंचमी का दिन है और माँ सरस्वती का दिन है और मैं सरस्वती का उपासक हूँ और पूरा भारत सरस्वती का, सनातन का उपासक है। हम अगर देश की राजनीति को देखें, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति गलत है, लोग गलत हैं, और उसी राजनीति का नेतृत्व हर व्यक्ति करता है। आज राज्यसभा की जो बातें हैं, जो राज्यसभा में जिनका अनुमोदन हुआ है, हम उनको जातियों में क्यों और वर्गों में देख रहे हैं? आज भारत विकास की बात कर रहा है, आज भारत आगे बढ़ रहा है, आज भारत सबके साथ सबके सहयोग और को लेके आगे बढ़ रहा है। तो भारत में रहने वाली सभी जातियों को नेतृत्व मिलना चाहिए, और उन जातियों में भी पढ़े पढ़े अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छी तरह से वो राजनीति में आए, अपने विचार रखें और भारत को हम सशक्त करें। कब भारत को विघटन के नजरिए से देखेंगे? कब तक हम भारत को तोड़ के देखेंगे? आज एक मजबूत भारत है, सशक्त भारत है और हम सबके सहयोग से आगे बढ़ने वाला भारत है। हाँ ठीक है, आप लोग राजनीति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, आपकी नजरिया अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि सदन में चुने हुए और चुन के आए हुए जितने प्रतिनिधि हैं वो भारत के संविधान के प्रति कसम खाते हैं और उसकी रक्षा के लिए और कानून बनाने में वो समर्थ होते हैं और वो विचारवान होते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, किसी पार्टी का, मैं मानता हूं वो सबसे ईमानदार है, क्योंकि वो अपना सबसे ज्यादा समय राजनीति को देता है और उसे जिंदाबाद और भारत माता की जय के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ यही चाहता है कि वो जिस पार्टी में वो विचारधारा बढ़े और भारत माँ की जय गाथा हो, और भारत के हर नौजवान ये सोच रहा है। तो आज भारत की संसद में वो प्रतिभा है हमेशा कि अच्छे लोगों का चयन हो रहा है, वो चुन के आए, और हम सबको आशा है कि जो दृष्टिगत या दृष्टिकोण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पूरे विश्व में बना है और जो हम लोगों ने परिकल्पना की है, उस परिकल्पना को हम 100% सभी के सहयोग से पूर्ण करें। और एक और बात मैं कहूंगा कि देखिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए अच्छा सोचना, अच्छे करने की जरूरत है, और उसमें सभी पार्टियों को चाहिए, राजनीतिक दल को, कि बेहतर श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का चयन करें और उनको मुख्य धारा में ले आए ताकि समाज का बेहतर निर्माण हो पाए। और कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति तो सब लोग अपने अपने दृष्टिगत होकर सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति की पहल हर तरफ से होनी चाहिए और सकारात्मक लोगों की जगह सर्वोच्च संस्था में है। और जहां तक राज्यसभा की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी वर्गों के लोग
वहां आए और अपने अपने अधिकार को लेके, अपने अपने समाज को लेके सशक्त किया जाए, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, वो पूर्ण हो। ठीक बात है। मोहम्मद आजम खां का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम खां साहब, आपकी पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन है या जो सहयोगी संगठन है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने पीडीए का नारा, झूठा नारा आपके नेता ने दिया। पीडीए में जो राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट आप लोगों ने जारी की, उसमें खाली डी है, बाकी 2 अगड़े वर्ग के लोगों को आप लोगों ने भेज दिया। पल्लवी पटेल ने तो मोर्चा खोल दिया, वोट भी नहीं हम देंगे। क्या हो रहा है? अखिलेश जी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीजें क्यों हो जा रही हैं आपके साथ में? दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी है जो पीडीए से घबराई हुई है। अच्छा। हमारी पीडीए का मतलब, हमारे पास सिर्फ 3 सीटें हैं। 3 सीटों में जया बच्चन जी की जहां तक बातचीत है, जया बच्चन जी एक बहुत ही सम्मानित अभिनेत्री हैं, पूरे विश्व में, दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। अगर उनका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है तो उसको ये लोग कहेंगे कि ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज के उनका अपमान नहीं करती है। और रहा आलोक रंजन जी का, वो नौकरशाह रहे हैं, पूर्व नौकरशाह रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी रहे हैं, और अपनी वो सलाह और रणनीति समाजवादी पार्टी को, जो कि राज्यसभा में जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी ने उन पे भरोसा किया है। और लालजी सुमन जी भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी अपनी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान कर रही है और उन्हें राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। हम भाजपा की तरह हमारे पास 30-40 भाई स्वामी जी और पल्लवी पटेल से कैसे उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो नाराज हो गए, उन्हें कैसे मनाओगे आजम खां? कैसे काम चलेगा आपका? तो जयंत चौधरी साथ छोड़कर चले गए, अब पल्लवी पटेल आंखें दिखा रही हैं कि हम भी छोड़ देंगे। स्वामी जी कह रहे हैं अखिलेश यादव जो हमने रास्ता बताया था उस पर चल ही नहीं रहे। नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारे पार्टी का आंतरिक मामला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम लोग इसको सुलझा लेंगे। मुद्दा राज्यसभा मेंबरशिप नहीं है। अन्ना हम लोग उधार से ले आते हैं, अशोक चौहान जी को नहीं ला रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जी को, आरपीएन सिंह को, ये सब उधार के प्रत्याशी हैं। राजनीति इन्होंने कहीं और की, आज इनको उधार के प्रत्याशी लाके ये राज्यसभा भेज रहे हैं। शर्म की बात तो ये है कि इनके अपने कैडर के प्रत्याशी ही नहीं है इनके पास। और विपक्ष जो इंडिया अलायंस मजबूत है, उसको ये लोग कमजोर करने के लिए, जो कि पीडीए की रणनीति पे 90% जनता के हित की बात आज इंडिया अलायंस करती है, उस 90% जनता से ये लोग डरे हुए हैं। जब 2 करोड़ रोजगार की बात करती है तो इन्हें लगता है कि अब हम क्या करें। और जब छुट्टा पशुओं की समस्या की बात होती है उत्तर प्रदेश में, तब इनके पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है, किसान ठीक है, मैं लौटता हूँ, मैं आजम भाई मैं आपके पास लौटता हूँ। संदीप दुबे, सवाल तो इन्होंने ठीक उठाया है भाई। आप लोग निश्चित तौर पर राज्यसभा का इस्तेमाल तो उधार के नेताओं के लिए करते हैं, आप इसमें गलत कहाँ है? विदर्भ में अगर बीजेपी कमजोर, अशोक चौहान को तोड़ दो, वाया सिंधे मिलिंद देवड़ा को तोड़ दो, तो इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं उच्च सदन का। नहीं, देखिए हमने अब अशोक चौहान का राजनीति के अलावा किस क्षेत्र में योगदान है जो उनको राज्यसभा भेजा जाए भाई? सीधे सीधे पॉलिटिकल मंशा है, गिव एंड टेक की। बिल्कुल, देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र ने बहुत ढेर सारी हम पे आरोप लगाया। देखिए पूरे पार्टी में, पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां देशभक्त लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, उनको वहां सप्रेशन हो रही है, वो परेशान है, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। दूसरी पार्टियां अपनी दृष्टिकोण खो चुकी हैं। जितनी विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर है। नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो जब कथनी और करनी में अंतर हो और राजनीतिक नेतृत्व से व्यक्ति परेशान हो, तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो अवसर चाहिए ना। जो तो राम के जितने विरोधी लोग हैं, जहां जहां वो इकट्ठा है, उसमें भी तो राम भक्त हैं, उसमें भी तो बाली हैं, सुग्रीव हैं, तरह तरह के हनुमान जी हैं। तो वो लोग अब आना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत है और आना चाहिए। भारत को एक बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सबके योगदान की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी भी आ जाएं भारतीय जनता पार्टी में, अखिलेश जी भी आ जाएं, सब लोग आ जाएं, सबका स्वागत है। क्योंकि ये भारत सनातन है ना, सनातन संस्कृति और संस्कारों से भारत चलता है। ये भारत कोई राजनीतिक दल नहीं चलाते। मैं आज बता देता हूं, भारत का संविधान भारत को चलाता है। और दूसरा, ये भारत सशक्त है, भारत अपने संस्कारों से सशक्त है। ये गांव में
जिसको आप जातियों के नाम पे एक दूसरे को तोड़ने की विपक्षी दल बात करते हैं, आज वो संस्कार है तो जीवित है, और गुलामी के भी भारत की रही तो संस्कार नहीं मिटे। तो आज उन संस्कारों को समृद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो संस्कारों में बधा हुआ इंसान अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो सबका स्वागत है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है। तो इस विषय को बहुत समझने की जरूरत है कि आज पूरे भारत में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और वंदे मातरम के नाम पे भारत माता की जय कहे। तो सबका स्वागत है, और इसको दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी दल के लोग हैं, उनकी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो जिस तरह से इस देश को, समाज को देख रहे हैं, जनता उनको समझ रही है, जनता उनको वोट के द्वारा नकार रही है। ठीक है, मैं एक तुरंत रिएक्शन ले सकता हूं समाजवादी पार्टी के नेता का। जल्दी बोलिए, फिर कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। जल्दी से बोलिए। ये तो बुराई करेंगे आप उन्हें। अच्छा, उनसे संदीप भाई उन्होंने आपको बाधित नहीं किया, बोलने दीजिए उनको। इसको लालच नहीं माना जाएगा, इसको सिद्धांत माना जाएगा। ये कहना शायद नाजायज होगा। अगर कोई सिद्धांत की बात थी तो पहले आ जाते, एक दिन पहले आके पार्टी ज्वाइन करते हैं और दूसरे दिन राज्यसभा चले जाते हैं। इसका मतलब अंडर हैंड डीलिंग जब पूरी हो जाती है, कहा भाई मैं आपको ये चीज दूंगा, और तब उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको सिद्धांत का चश्मा पहनाना ठीक नहीं है। और भाजपा जैसी संस्कारी पार्टी ही किसानों पर लाठीचार्ज करा सकती है, आंसू गैस छोड़ सकती है, बुलेट चला सकती है। और आप सब लोग किसान विरोधी हैं। किसानों की बात करेंगे, किसानों को आगे नहीं आने देंगे। दलितों की बात करेंगे, दलितों को कुछ नहीं देंगे। मुस्लिमों की बात करेंगे, मुस्लिमों को कुछ नहीं देंगे। तो कथनी और करनी में अंतर का नाम ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी दल जो है इस देश में क्या क्या करते हैं, किसने छुपा नहीं है। इस तरह जो काम आप खुद करते हैं वैसी नजरिए। ठीक है, इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। चंदन जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की कि वास्तव में एक सवाल तो उठाया वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी ने कि जो उच्च सदन है राज्यसभा, क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक दल? क्या ये अंतिम प्रश्न है मेरा। ये पूछा मुझसे आपने? हाँ, आपसे ही। जी, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक इस्तेमाल होगा ही। चौहान जी देखिए, जैसे हमारे मित्र डॉक्टर जोशी जी ने कहा है कि वहां पे पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं। पॉलिटिकल लोग को तो जाना ही पड़ेगा। राज्यसभा में कई दलों ने प्रयोग किया है। अब तेंदुलकर जी को भेजा गया, क्या उपलब्धि रही आप देख लें तो 6 साल में। कई ऐसे कलाकार भी गए हैं जो आवाज उनकी मुखर नहीं होती है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, वो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, ऐसे 5, 6, 10 लोगों को भेज दीजिए, लेकिन जब तक वहां पे राजनीतिज्ञ लोग नहीं जाएंगे तो वहां पे अपर हाउस में भी नीति कहते हैं ना कि कानून बनता है। जब कानून बनाने वाले जानकार लोग नहीं रहेंगे तो ये कलाकारों से, इन खिलाड़ियों से कानून नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे भी चर्चा होती है, बहस होती है। आज तक कितने बहस में भाग लिया है सचिन तेंदुलकर जी ने? हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा कि ये किसी भी बहस में भाग लिया हो किसी अच्छे गंभीर विषय पर। उसमें कई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो 6-6 साल से हैं सदन के सदस्य, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग एक ऑर्नामेंटल हो सकते हैं चेहरे। राजनीतिज्ञों को तो रहना ही पड़ेगा, बगैर राजनीतिज्ञों के अपर हाउस नहीं चलेगा। वहां कानून बनाना है और कानून पर बहस होनी चाहिए। जब तक बहस अच्छी नहीं होगी, गंभीर बहस नहीं होगी, तब तक वो कानून अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक उपयोग नहीं कहा जा सकता इसे। राजनीतिक उपयोग तो राजनीतिकों का केंद्रीय है, राज्यसभा और लोकसभा। इसलिए मेरा इसमें थोड़ा मतभेद है इस मामले में, क्योंकि वहां पे ऐसे लोगों को ही जाना चाहिए जो लंबे समय तक राजनीति में रहे। ठीक बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे साहब भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, एक छोटा सा और अंतिम सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बहस चल रही है। एक तो हम लोग राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या राज्यसभा के उम्मीदवार 2024 के चुनाव के सारथी हैं क्या, और इसमें अलग अलग दलों ने अपने अपने हिसाब से इसमें पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग भी की है, ओबीसी भी है, तोड़ फोड़ भी है। तो इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं विजय दुबे जी? देखिए, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, और जो भी पार्टियां, जो उनके वरिष्ठ, आमतौर पे जो होता है वो ये होता है कि जो लोग की डायरेक्ट लोकसभा के चुनाव में नहीं जाते हैं और पार्टी के सीनियर हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, थिंक टैंक हैं, उनको राज्यसभा में आमतौर पर पार्टियां भेजती हैं, जो सेलेक्टिव लोग होते हैं जिनसे कि राज्यसभा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों सदनों में हर उस पार्टी को अपनी संख्या बल बढ़ाना होता है, तो राज्यसभा में वो अपने नंबर्स बढ़ाने वाली जो बहुमत की स्थिति है
क्योंकि बिल जो पास होते हैं वो पहले लोअर हाउस फिर अपर हाउस में जाते हैं, तो उसमें राज्यसभा, अगर राज्यसभा में किसी दल के पास बिल पास कराने की क्षमता नहीं है और वो बहुमत नहीं रखता है, तो और सारे गणित फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप उन बिलों के माध्यम से ही देश में मतलब शासन चलाते हैं, वो एक्ट जो है वो प्रभावी होते हैं, चाहे वो मुद्दे भी होते हैं पार्टियों के, चाहे आप जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है जो कि उत्तराखंड से पास हुआ है, तो क्या ये जो है बिल जब लोकसभा में आएगा या राज्यसभा की ओर बढ़ेगा, तब बीजेपी को अपना बहुमत चाहिए होगा, जिससे कि अगर ये बिल वो बड़े स्तर पे लोगों के बीच चर्चा के लिए ले आना चाहती है या उसको पास करके लागू करना चाहती है, जो उसका एजेंडा भी है, तो इस वक्त में उसको अपने थिंक टैंक्स की भी जरूरत पड़ती है और उन वरिष्ठ नेताओं की आवश्यकता पड़ती है जो पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रख सके। जैसे धारा 370 की जब बात हुई थी, तब आपने देखा होगा कि गृह मंत्री ने उस सारे बिल पे, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखा था, जबकि 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था पार्टी, जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए वो पूरी तरह से हर स्तर पे हर एंगल से चर्चा और लोगों के बीच उतरने वाली बात है। ठीक बात तो है। इसका मतलब कि राज्यसभा का जो मसला है वो एक तरीके से पॉलिटिशियन भी होने चाहिए और जो थिंक टैंक हैं या विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोग भी होने चाहिए, यही कहने का मतलब आपका? बिल्कुल। आप जो पार्टी के थिंक टैंक्स हैं जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं, उनमें जो वरिष्ठ नेता है वो भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो नॉमिनेट भी होते हैं, अगर जो सीटें नॉमिनेशन वाली है उसमें भी खास काम करने वाले लोगों को, जो कि अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जा सकते हैं या हैं, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है आमतौर पे। वैसे अब जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो नॉमिनेशन है, और जहां तक बात अवार्डों की भी की जाए, तो अब इसको राजनीति साधने का भी एक माध्यम बना लिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेशन जो है, अब जैसे मान लीजिए अभी महाराष्ट्र से जिस प्रकार से हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, जो यही तो सवाल उठा रहे हैं विजय जी। हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति जो साधने का माध्यम, जो हमारे कार्यक्रम का आज विषय ही यही है कि जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं 24 के सारथी हैं क्या राजनीतिक दलों के लिए, यही सवाल है मेरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में जो हो रहा है राजनीतिक तौर पे, उसमें पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को आगे लाने की कोशिश की जा रही है जो दूसरी पार्टियों से हैं, अपोजिशन पार्टियों से हैं। तो अगर बीजेपी की ओर आते हैं तो उनका संख्या बल अगर वहां, या उनके 24 की स्थिति कमजोर है खास इलाके में, तो जैसे अशोक चौहान का इलाका महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है, तो मराठवाड़ा में अगर कोई मजबूत नेता चाहिए तो अपोजिशन का अगर हमको एक मजबूत पुराना कांग्रेसी मिल रहा है जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो हम ऐसे नेता को क्यों नहीं लाके राज्यसभा, अगर उससे तय हो जाता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो महाराष्ट्र में हुआ ही इसी प्रकार से और भी पार्टियों को ये लालच या नेताओं को दिया गया है जिससे वो पार्टियां वहां कमजोर हो सके और उसमें 24 का झंडा हमारा बुलंद हो सके। तो ये गणित जो है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा अगर इनडायरेक्ट है, तो अगर लोकसभा डायरेक्ट हमारा सत्ता है उससे, तो इनडायरेक्ट से हम क्यों नहीं अपनी पार्टी को, अपने दावों को मजबूत करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब चीजें आज बहुत अहम हो गई हैं और बहुत मायने रखती हैं। बस एक छोटा सा सवाल फिर मैं खत्म करूंगा, विजय जी इंटरप्ट कर रहा हूं। ये बीजेपी की आप लिस्ट देखें तो उसमें सारे समीकरण, सारी सोशल इंजीनियरिंग दिखती है, लेकिन कांग्रेस या अन्य दल हैं तो वही पुराने चेहरे, अशोक चहमार जैसे चेहरे जो जिंदगी भर कांग्रेस का खाया और दीमक की तरह चाटते रहे पार्टी को और निकल लिए, उस तरह के लोग अभी भी नजर आ रहे हैं। नहीं, ये देखिए, अब आप कोई फिल्टर नहीं लगा सकते हैं पूरी तरह से, और कहां कौन सी गणित में कौन व्यक्ति किधर की ओर मूव कर रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस, सोनिया गांधी का राज्यसभा में जाना एक प्रकार का वही इंडिकेशन है कि अब अगर जो गढ़ है उनका रायबरेली, वहां से कौन लड़ेगा, तो वो नई पीढ़ी वहां भी आप दरवाजे पर खड़ी है और उसके लिए वो लोग, और ये भी एक संकेत देना है, एक संदेश भी देना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हिंदी भाषी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण की पार्टी है, केवल हिंदी भाषी राज्य राजस्थान से अगर वो जा रही तो ये भी एक संदेश देना है, जहां तक मैं समझता हूं। विजय जी बिल्कुल आपकी सही, क्योंकि सोनिया गांधी का राजस्थान गई है और राजस्थान से उन्होंने नॉमिनेशन लिया है, तो एक तो ये था कि भाई राजस्थान से सिंगल सीट जो कि क्लियर कट केवल एक आदमी जा सकता था, उसको सोनिया गांधी ने सुरक्षित तौर पे अपने लिए रखा। और राजस्थान में जो पार्टी अभी तक सत्ता में थी
जहां तक जो बिखराव या और जो पार्टी के गुटबाजी की बात कही जाती है, ये सब बहुत कुछ सोचने का अधिक जाने के बाद वहां से समझ जाएगा और कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, 24 के लिए भी बेहतर होगा, जहां तक बात अगर ऐसा की जाए तो। बहुत लेकिन शुक्रिया। आप जो पहली बात कह रहे थे कि जो है पीढ़ी जो बदल रही है और अब रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो प्रियंका गांधी होती हैं या राहुल गांधी होते हैं या कोई और होता है। बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, बहुत शुक्रिया चंदन जी, बहुत शुक्रिया नवीन जोशी जी, और बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में जुड़ते हैं और हमें अपना स्नेह प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव और ख़ासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए बेहद अहम बन गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मुतल्लिक। मंथन में जो सात निकला वो यही है कि राज्यसभा का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। जो भी दल जहां मजबूत नहीं है वहां के मजबूत नेताओं को, दूसरे दलों को, और खासतौर पर सत्ताधारी दल ये काम ज़्यादा करता है, जो भी सत्ता में रहा हो, तोड़ फोड़ करके उन नेताओं को विपक्ष के राज्यसभा भेजना, ताकि वो आने वाले चुनावों में पार्टी एक मजबूत जनाधार वहां बना सके और चुनाव जीत सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।